हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 5। और चैप्टर क्या है हमारा? 5 नंबर चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। कि जो पौधे हैं और जो जंतु है उनको किससे खतरा है, उनको उस खतरे से बचाने के लिए उनके किस प्रकार से उनको सुरक्षित रखा जाता है, वो सब हम आज के वीडियो में करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन अनुमूलन। तो वनोन्मूलन क्या होता है? वनों की कटाई, यानी वनों को काट के जो भूमि प्राप्त होती है उसका क्या करते हैं? वन अनुमूलन आखिर हो क्यों रहा है? यानी जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके जरूरत के हिसाब से उनको रहने के लिए जगह चाहिए। अलग अलग कारखाने वाले यानी काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? यानी उनके आवास के लिए, उनके खाने के लिए हर प्रकार से जमीन की जरूरत पड़ती है, यानी लैंड की हमें नीड होती है। अगर लैंड की, भूमि की हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? हम वन काटेंगे, और वन काटेंगे तो वो कृषि के लिए काम मिलेंगे भूमि हम, या वहाँ पे कोई कारखाना बनेगा, या वहाँ पे कोई इमारत यानी रहने के लिए जगह बनेगी। यही काम कर सकते हैं जो जमीन हमें प्राप्त होगी, जो भूमि हमें प्राप्त होगी। तो उसी के उद्देश्य से क्या पेड़ों की कटाई की जा रही है, और पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको क्या बोलते हैं? वन अनुमूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन अनुमूलन। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों की कटाई, अर्थात वनों को समाप्त करने पर जो भूमि प्राप्त होती है उसका अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। और वो अन्य कार्य क्या है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको खाने के लिए अनाज की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अनाज कृषि से ही आता है, तो कृषि के लिए ज्यादा भूमि की आवश्यकता होगी, तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों या कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने था लकड़ी का ईंधन के रूप में, यानी फर्नीचर भी ज्यादा डिमांड होगी। यानी जो बेड है, हमारे जो फर्नीचर बनते हैं लकड़ी से बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पेड़ों की कटाई हो रही है। और क्या हो रहा है? ईंधन, यानी लकड़ी एक ईंधन, आपको पता है, इससे उष्मा हीट प्राप्त होती है आपको, ठीक है, तो ईंधन के रूप में भी ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो क्या हो गया? जो वन अनुमूलन हुआ उससे जो भूमि प्राप्त हुई है उसको अलग अलग काम में लिया जा रहा है। कहीं पे कृषि के काम में लिया जाता है, कहीं पे घर बनाने के लिए, कहीं पे कारखाने, कहीं फर्नीचर की ज्यादा डिमांड है तो फर्नीचर के लिए लकड़ियों को काटा जा रहा है, या ईंधन के रूप में लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए वनों की कटाई की जा रही है। सब तो इन तीनों को देखें तो आखिर हो तो वनों की कटाई ही रही है। यानी सबसे नुकसान क्या हुआ? इससे वनों की कटाई हुई, यानी हमारा जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसमें वनों की संख्या कम होगी, तो असंतुलन पैदा हो गया एक। यानी जो पौधे हैं वो क्या होते हैं? CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, तो वो चक्कर असंतुलित हो जाएगा। यानी CO2 लेने वाला तो बचा नहीं और O2 छोड़ने वाला नहीं बचा, तो CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। इससे क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जो ताप है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 की मात्रा को जो ग्रहण करते थे पेड़ पौधे, उनको तो हम काटते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? इससे वातावरण पर असंतुलन हो रहा है, यानी वातावरण पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी ताप बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता जा रहा है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इनसे क्या हो गया? हमें नुकसान भी है। यानी ठीक है, हमें भूमि चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, पर ठीक है हम पेड़ काट रहे हैं तो उनकी जगह हमें पेड़ लगाने भी चाहिए। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं हमें, तो 5 हमें नए लगाने भी चाहिए, जिससे जो संतुलन हमने असंतुलन पैदा किया है उसको संतुलित किया जा सके। तो ये सब हमने वन अनुमूलन के बारे में देख लिया। और क्या होता है? वन अनुमूलन का एक प्राकृतिक रीजन भी हो सकता है, यानी ये तो हो गए मनुष्य द्वारा किए जा रहे हैं ये सब काम, तो कृत्रिम कारण है वन अनुमूलन के। एक दो प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं वन उन्मूलन के। वो क्या होता है? जैसे जंगलों में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से अपने आप आग लग जाती है, जिसे दावानल बोलते हैं। या कहीं कहीं पे क्या होता है? सूखा इतना बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है? जो जंगल है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से अपने आप ही उनमें जो उनका जो ताप है वो ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगा और अपने आप आग लग जाएगी, तो जंगल जल जाएगा, यानी पेड़ तो खत्म हो गया। तो क्या हुआ? वहां पे भी वन अनुमूलन हो गया। पर ये क्या है? एक नेचुरल रीजन है, इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है, ये इसमें तो सब मनुष्य कर रहा है काम। तो ये कृत्रिम कारण है वन उन्मूलन के, ठीक है। पर जो दावानल है, जो जंगल में आग लगती है, वो एक नेचुरल कारण है वन उन्मूलन का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि वन उन्मूलन
क्यों कर रहे हैं और उसके क्या कारण है। अब इससे क्या परिणाम होते हैं, यानी क्या हो सकता है इससे वन उन्मूलन करने से, वो देखेंगे। एक तो सूखा हो जाएगा, यानी वन कट रहे हैं तो असंतुलन हो गया पर्यावरण में। असंतुलन हो गया तो जो चक्कर चल रहा है वो चक्कर हमारा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यानी CO2 लेने वाला, O2 छोड़ने वाला, वो सब बिगड़ जाएगा। और जो वर्षा होनी चाहिए थी उस मात्रा में नहीं होगी, या तो कम, ज्यादा होने की तो बहुत कम चांस है, कम ही होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सूखा आ जाएगा। इतना ज्यादा सूखा हो जाएगा। सूखा होने से ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने से क्या होगा, यही जो हमने अभी देखी है दावानल, यानी क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी जंगलों वगैरह में। तो क्या होता है, एक तो सूखा होता है, इससे जो वन उन्मूलन हम करते हैं इससे सूखा पड़ता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। ताप बढ़ेगा तो जल चक्र का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, और वर्षा दर में क्या आएगी, कमी आएगी, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो ये कारण हो गया एक तो वन उन्मूलन का। ठीक है, कि इससे हमें क्या क्या परिणाम देखने को मिलते हैं वन उन्मूलन से। एक क्या होता है, मरुस्थलीकरण होगा, यानी जो उपयोगी क्या होते हैं, पेड़ काटेंगे हम। ठीक है, तो पेड़ काटा, उस पेड़ ने वहां की जो मृदा है उसको जकड़ रखा था अपनी जड़ों से, पर जैसे पेड़ कटा वो मृदा वहां से क्या हो गई, ढीली पड़ जाएगी, तो वो पानी के साथ, हवा के साथ उड़ के और कहीं चली जाएगी। यानी जो उपजाऊ भूमि थी वो वहां से हट गई। ठीक है, और नीचे वाली परत आ गई, तो क्या हो गया, इससे मरुस्थलीकरण भी बढ़ता है हमारा। क्या होता है, इससे मरुस्थलीकरण भी बढ़ता है। नेक्स्ट परिणाम हमारा यही है कि पहला तो सूखा होगा वन उन्मूलन से, दूसरा मरुस्थलीकरण में बढ़ोतरी होती है। वन उन्मूलन से मृदा ह्यूमस की कमी होती है, उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है, धीरे धीरे मरुस्थलों में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी जो उपजाऊ भूमि थी वो हट गई, उड़ के कहीं और चली गई। ठीक है, तो क्या होगा, वहां से जो जमीन निकली वो अनुपजाऊ होगी। अनुपजाऊ है तो मरुस्थल का ही निर्माण हो गया, कि वहां पे किसी प्रकार की कोई नहीं कृषि वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो मरुस्थलीकरण का क्या हो गया, विस्तार हो गया। तो ये किससे हुआ, वन उन्मूलन से हुआ। दो कारण देख लिए हमने, एक सूखा और एक मरुस्थलीकरण। तीसरा क्या आएगा इसमें, दो कारण देख लिए हमने वन उन्मूलन की, क्या परिणाम हमें झेलने पड़ सकते हैं वन उन्मूलन से। पहला सूखा देखने को मिल सकता है, और दूसरा मरुस्थलीकरण में विस्तार हो रहा है। अब बात करते हैं जैव विविधता क्या है, कि जैव विविधता, नाम से विविधता यानी अलग अलग, डिफरेंट। जैव, जीवों में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां होगी, यानी एक से ज्यादा जीवों की जो प्रजातियां पाई जाती है उनके आपस में जो रिलेशन है, यानी जैसे हम पेड़ों पे निर्भर है, हम पे कोई और नहीं, यानी जो चक्र चल रहा है, जैसे उपभोक्ता। ठीक है, पहले कौन करता है, पहले कोई खाना बनाता है, फिर दूसरा उसको खाता है, फिर उसको अपघटक होगा, फिर वापस से जमीन में मिलता है। ऐसे ये जो चक्कर चलता है हमारा, एक दूसरे से हमारा संबंध है, पर्यावरण से भी संबंध है, क्योंकि हमें पानी भी चाहिए, क्या वातावरण से हम जो O2 लेते हैं वो भी चाहिए, इन्वायरमेंट से। तो ये सब क्या है, इनसे हमारा संबंध है, यानी एक दूसरे का क्या हो गया, हमारा संबंध है। विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। जैव, ये सब क्या है, जैव विविधता। हमारा जो जैव विविधता है इसमें भारत का स्थान कौन सा है, छठा स्थान है। यानी 5 देश ऐसे और है जहां पर जो जैव विविधता वो भारत से ज्यादा पाई जाती है, और भारत का इसमें कौन सा स्थान है, 6 नंबर पे है। ठीक है, जैव विविधता देख ली हमने। अब ये जैव विविधता पाई जाती है किस वजह से, या तो वनों में विविधता है, या वन्य प्राणियों में है, या जीवों में है, या इस प्रकार से जो जैव विविधता पाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे वन्य प्राणियों का संरक्षण, यानी जो वन है और उनमें रहने वाले जो वन्य प्राणी है उनका संरक्षण, हम किस प्रकार से उनको बचा सकते हैं, वो है कि वन्य जीव वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। कि जो ये हमारे वन्य और वन्य प्राणियों को हम कहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं, इनके लिए कुछ हमने जगह बना रखी है। पहला वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए, यानी इसमें पौधे भी शामिल है और जंतु भी शामिल है। सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि जो वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र है, इसमें जंतुओं का संरक्षण हो रहा नहीं, पौधों का भी संरक्षण किया जाता है इन क्षेत्रों में। ये संरक्षित है
यानी इनको रक्षा प्रदान करेंगे और इनके लिए सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। ये जो हमने बना रखे हैं वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की। ये क्या है आखिर? वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। यह किसके लिए? जंतु से संबंधित हो गया कि यह वह क्षेत्र है जहां जंतु और उनके आवास यानी उनके जो रहने के लिए जगह है उन पे किसी बाहर का जो उन पे आकर जो हमला हो, किसी प्रकार का कोई उनको नुकसान नहीं होता, उनसे बाहर से कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा क्षेत्र है ये। दूसरी बात करते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क की। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी ये ऐसा क्षेत्र है कि इसमें जो क्या है कि जंतु अपने आवास के अकॉर्डिंग कि उसको कितना एरिया चाहिए, कैसे उसको रहना, उसके हिसाब से वो वहां पे आराम से रह सकता है। और जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे जल हो गया, भूमि हो गया, उसका उपयोग कर सकता है। ये ऐसा है। यानी जो राष्ट्रीय नेशनल जो पार्क है उनमें क्या होते हैं? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र यानी किसी प्रकार के उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो अपने आराम से घूम सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा आवास दिया जाता है। और वहां पे वो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग भी अच्छे से कर सकते हैं, इसमें भी उनको किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। 3 नंबर पे क्या आ गया? अब हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या हो गया? वन्य जीव अभयारण्य देख लिया हमने, राष्ट्रीय उद्यान देख लिया। अब बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये दोनों भी वन्य जीवों से ही संबंधित थे, ठीक है, पर इनका जो एरिया है वो थोड़ा कम है। पर जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होगा उसका एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है ये। यानी इसमें क्या क्या हो गया? वन्य जीवन भी है यानी वन्य प्राणियों है, पौधे भी है और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासी यानी जहाँ वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके आपस में जो रिलेशन है उनको वैसे ही बना दिया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं कर रहा। और ये जो क्षेत्र है ये विशाल है, ऐसा जो क्षेत्र है ये विशाल है। सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर जो वन्य जीव हैं कि जो एरिया उस क्षेत्र के जो वन्य जीव है वहां पे जो पौधे पाए जाते हैं और वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके जो आपस में रिलेशन है कि वो कैसे रहते हैं, उसमें किसी प्रकार की फेरबदल न करके उनको वैसे ही संरक्षित कर दिया गया। और ये जो एरिया ये विशाल है, तो ये कौन सा हो जाएगा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होगा। जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है उनका एरिया कम है, उनका एरिया क्या है? कम है, क्योंकि वो जीवों जो वन्य जीव है उन्हीं से संबंधित है, ना उसमें पौधे शामिल है ना आदिवासी लोग शामिल है, सिर्फ जीव शामिल है, वन्य जीव। तो ये छोटा है और जो ये जैव मंडल वाला है इसमें एरिया है वो ज्यादा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारा? वनस्पति जात की। वनस्पति जात आखिर क्या है? वनस्पति यानी पौधे से संबंधित हो गया, ये जो वनस्पति उग रही है उससे संबंधित है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते। यानी जहां पर हम रह रहे हैं वहां कैसी वनस्पति पाई जाती है वो उस एरिया की वनस्पति जात है। यानी जिस क्षेत्र में जैसी वनस्पति उगती है वो वहां की विशेषता होगी, तो वो क्या होगी? वहां की वनस्पति कैसी है, इस प्रकार से उसको डिफाइन किया जा सकता है। अब बात करते कि वहां प्राणी कैसे हैं, तो वो उसकी प्राणी जात होगी कि उस एरिया में इस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, तो वो प्राणी जात होगी और इस प्रकार की वनस्पति जात कहलाएगी। प्राणी जात के किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाएंगे। वनस्पति जात हो गया, प्राणी जात हो गया। अब बात करते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। क्या है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। यानी ऐसे स्पीसीज जिसमें पौधे भी हो सकते हैं और प्राणी भी हो सकते हैं, वो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाएंगे, यानी वो क्षेत्र उन्हीं के लायक है, यानी उस क्षेत्र में वो विशेष हो गए और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की जो स्पीसीज है वो उसी क्षेत्र में मिलेगी, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उसी के अनुकूल है। तो वहाँ के जो वनस्पति है, जो प्राणी है, वो वहाँ के क्या हो जाएंगे? विशेष क्षेत्र स्पीज कहलाएंगे। विशेष क्षेत्रीय स्पीज यानी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष स्पीसीज। स्पीसीज क्या होते हैं? जो अपनी जाति से जो बढ़ते रहते हैं। जैसे मनुष्य
मनुष्य का ही निर्माण करता है। पौधे से पौधा ही बनता है, यानी अपनी ही जाति में जो जनन होता है उनको स्पीसीज बोले हैं। अपनी ही जाति का जो प्रोग्रेस करता है वो स्पीसीज, यानी उसी प्रकार के वो विशेष क्षेत्र स्पीसीज क्या होंगे, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष स्पीसीज, विशेष क्षेत्र या स्पीसीज कहलाते हैं। अब क्या है वन्य प्राणी अभयारण्य, जो हमने पहले देखा था उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, यानी आरक्षित वन क्या हो गया, यानी जिनको संरक्षण प्राप्त है सरकार द्वारा। इसमें किसी प्रकार की वनों की कटाई वगैरह नहीं हो जाती, सूख जाते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो पेड़ टूट जाते हैं सूख जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर जो पेड़ हरे भरे हैं उनको कटाई नहीं कर सकते। आरक्षित जो वन है उनमें ही शामिल है। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। सुरक्षित भी है यानी उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और उनका जो आवास है वो संरक्षित है। उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य का, भारत में कुल कितने वन्य जो प्राणी अभयारण्य है 551, यानी 551 वन्य प्राणी अभयारण्य, क्योंकि इनका एरिया छोटा है तभी इनकी संख्या ज्यादा हो गई। तो ये वन्य प्राणी अभयारण्य हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान का जो एरिया वो वन्य प्राणी अभयारण्य से तो थोड़ा ज्यादा है और जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है उससे कम है। राष्ट्रीय उद्यान क्या, यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, यानी इसमें पौधे भी संरक्षित रहेंगे, यानी वहाँ की जो वनस्पति है वो भी, उसको भी यहाँ पे संरक्षण मिलता है और वहाँ के जो वन्य प्राणी है उनको भी यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। तो ये क्या हो गया, इनका एरिया ज्यादा हो गया। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। भारत में कुल 106 यानी 106 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें थे 551 551, क्योंकि उनका एरिया छोटा था तो उनकी संख्या ज्यादा होगी। इनका एरिया थोड़ा बड़ा है तो इनकी संख्या कम होगी। और पहला कौन सा था, जिम कॉर्बेट, जो नैनीताल उत्तराखंड में है, पहला राष्ट्रीय उद्यान वो था भारत का। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, यानी जो वन्य प्राणी अभयारण्य है उनमें से कुछ वन्य प्राणी अब ऐसे हैं जिनका मतलब वो या तो विलुप्त तो हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर है, यानी उनकी संख्या कम होती जा रही है दिन भर। जैसे पहले डायनासोर था, लाखों वर्ष पहले क्या था, डायनासोर था, पर अब नहीं है, विलुप्त हो गया। यानी ऐसे ही कुछ वन्य प्राणी और हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, यानी उनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। तो उनको संरक्षण देने के लिए क्या करती है सरकार, कोई ना कोई अभियान, कोई कार्यक्रम चलाती है। उसी में से क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर हमारा, यानी इससे क्या होगा, टाइगर को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको सुरक्षित रखा जा रहा है। सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे बाघ परियोजना कहते हैं, लागू कर रखी है। ठीक है, ऐसे हाथी के लिए अलग से कर रखी होगी, यानी जो ऐसा लग रहा है कि ये जो वन्य प्राणी है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, यानी उसकी क्या हो रही है, संख्या कम होती जा रही है। तो उसको संरक्षण देने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें से एक क्या है, हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है। अब बात करते हैं जो संकट के कगार पर जो जंतु वो क्या है, कैसे इनको डिफाइन कर सकते हैं, वो देखेंगे हम। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं, यानी खत्म हो सकते हैं, क्योंकि संख्या उनकी निरंतर कम होती जा रही है। संकटापन्न जंतु कहलाते हैं, यानी उनको संकट है तभी तो वो कम हो रहे हैं। भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीसीज की संख्या 172 यानी 172 है, यानी विश्व में जो टोटल स्पीसीज हैं जिनको मतलब संख्या में कमी होती जा रही है, जो विलुप्ति के कगार पर है, उनमें से भारत में कितने हैं, 172 172 है। कौन से होंगे संकटापन्न जंतु, यानी उनकी जो संख्या निर्धारित करेगी इतने ये जो प्राणी है, ये जो जंतु है होने चाहिए, उनसे जो कम है, यानी उनकी जो संख्या एक निर्धारित स्तर से कम है, तो वो क्या, संकटापन्न जंतु, यानी उनको संकट उत्पन्न हो गया, अपनी जान को खतरा हो गया, उनकी जो संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है, वो है संकटापन्न। और भारत में ऐसे जो संकटपन्न जो प्राणी है, जो जंतु, उनकी संख्या कितनी है, 172 है। तो विश्व में तो और ज्यादा है, पर उनमें से भारत में कितनी है, 172 है। ठीक है, अब बात करते हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम क्या है। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव
अजैव घटक भी शामिल है इसमें, जैसे जलवायु हो गया, भूमि होगी, भूमि यानी मिट्टी मृदा होगी, नदी, नदी का जो पानी है, डेल्टा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक पारितंत्र बनाते हैं, जिस इकोसिस्टम कहते हैं। क्या हो गया, जो पारितंत्र होते हैं सजीव निर्जीव सब प्रकार के शामिल है, यानी सजीव जो जंतु है, जो पौधे हैं वो भी शामिल है, सूक्ष्म जीव भी शामिल है इसमें, और जो अजैव घटक यानी जो नेचुरल है, जो हमारे लिए जरूरी है, जलवायु जरूरी है, भूमि जरूरी है, नदी जरूरी है, और डेल्टा जहाँ पर ऐसे प्रकार की जो जैव विविधता पाई जाती है वो जरूरी है, उनको मिलाकर, सबको मिलाकर क्या बनाया, पारितंत्र बनाया, इकोसिस्टम बनाया। ठीक है, तो पारितंत्र कैसे हो गया, सब जो पृथ्वी पर उपलब्ध है सबको मिलाकर जो एक तंत्र बन गया, यानी इनको एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है एक दूसरे पे, तो निर्भर है तो सभी शामिल होंगे उस तंत्र में, एक से तो कोई तंत्र नहीं बनता है, यानी सबको मिलाकर क्या बन गया, पारितंत्र, इकोसिस्टम बन गया, और इसमें सजीव और निर्जीव दोनों शामिल होंगे। ठीक है, सिर्फ सजीव से मिलकर नहीं बनेगा कि सजीव ही चाहिए हमें, नहीं, हमें पानी भी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा भी चाहिए, रहने के लिए भूमि भी चाहिए, तो ये सब भी जरूरी है, तो ये भी उस तंत्र में क्या होंगे, शामिल होंगे। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक क्या है। ये रेड डाटा बुक क्या है, इससे परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक क्या है, इसमें क्या लिखा जाता है, तो ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको देखना है। या ऊपर दिया जाता है कि जो विलुप्ति पे कगार पर जो क्या है स्पीसीज है, उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें करना है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा है, यानी जो जंतु ऐसे हैं जिनको खतरा है, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है इसमें, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। अब बात करते हैं प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रवासी पक्षी क्या होगा, जो बाहर से आएगा, प्रवास दूसरे जगह से यहाँ पे आवास के लिए आएगा। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, यानी वो इतनी लंबी यात्रा करते हैं, यानी उनका जो जहाँ से वो आए हैं और यहाँ मतलब भारत में आ रहा है कोई पक्षी बाहर से, तो उनकी जो यात्रा है उसका जो यात्रा में क्या होगा, जो दूरी तय करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी बहुत दूर से वो उड़कर यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे जहाँ पे वो उनका आवास है वहाँ पे उनको क्या होगा, अपने जो क्या होते हैं नए ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, और दूसरे क्षेत्र में वो क्यों आते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है, उनको अंडे वगैरह देने होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो परिस्थिति है वो उसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि अंडे का अगर उससे जीव निकलेगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे वो अंडे नहीं दे सकते, यानी एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण करने के लिए ऐसा ये चला आ रहा है। जो प्रवासी पक्षी है वो दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अपने जैसे ही वो अगर यानी जनन के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं, सीधी सी बात क्या होगी, जनन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनको जो आवास मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो रह लेते हैं, पर एक जो उनका जो जनन करना है, यानी अपने जैसा उनको दूसरे जीव का निर्माण करना है, उसमें क्या होगा, उनको वहाँ पर वो आवास उनके अनुकूल नहीं होगा, इसलिए वो दूसरी जगह आते हैं। इस भारत में भी बहुत सारे पक्षी बाहर से आते हैं, ठीक है, वहाँ पे अंडे देते हैं, यानी उनसे जैसे दूसरा ही पक्षी, फिर बाद में वो वापस से उड़ के चले जाते हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी वो क्या करेंगे, वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आके वो अंडे देंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा, यानी गर्मी मिलेगी, तो उससे जो जीव निकलेगा वो स्वस्थ होगा, यानी जीव के जनन में मदद करेगी ये जो सिचुएशन अभी उनको मिली है, इसलिए वो वहाँ से यहाँ आते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जनन के लिए जाते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्र तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हमने क्या किया है, पौधों के संरक्षण के बारे में, जंतुओं के संरक्षण के बारे में, उनका मिला जुला जो पारितंत्र है उसके बारे में, उसको किस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं, और वन उन्मूलन और उसके कारणों के बारे में पढ़ा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।